जय भाग्य दोस्तों, मैं उमाकांत है जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो कल हमने आपको विज्ञान की मैंने आपको पहली क्लास ली थी और कल मैंने आपको विज्ञान के बारे में कुछ बताया था कि क्या हमारी विज्ञान की ब्रांचें हैं, क्या हमारी विज्ञान की शाखाएं हैं और विज्ञान हमारा किस तरीके से हमसे पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे दोस्तों विज्ञान में सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में। कल मैंने आपको बताया तो था, लेकिन आज से दोस्तों हम विज्ञान की नोट्स बनाना शुरू करेंगे। क्या बनाना शुरू करेंगे दोस्तों? नोट्स बनाना शुरू करेंगे। और दोस्तों गारंटी है, अगर आप यहाँ पर पढ़ी हुई विज्ञान अगर आप डेली नोट करते हैं या डेली उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाहर आपसे विज्ञान नहीं पूछी जाएगी दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं। आपसे उसके बाहर की कोई विज्ञान आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे दोस्तों। हम यहाँ पर आपको उसका हर प्रकार का जो एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रकार से हम आपको यहाँ पे विज्ञान आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, कल हमने आपको क्या बताया था, जरा उसका रिवीजन कर लेते हैं और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों इसको नोट भी कर लीजिएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको रिवीजन करिएगा और अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा और कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था बायोलॉजी क्या शब्द है। कल मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी जो है बायोस और लोगस से मिलकर बना है, जो कि ये जो वर्ड है ये हमारे ग्रीक वर्ड है दोस्तों। कौन से वर्ड है? ग्रीक भाषा के वर्ड है। ग्रीक भाषा वर्ड के बाद दोस्तों क्या बना? लाइफ और स्टडी। लाइफ से बनता है दोस्तों जीवन, स्टडी से बनता है दोस्तों अध्ययन, और इस प्रकार से क्या है दोस्तों? जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है? जीवधारियों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। और ऐसे जीवधारियों का अध्ययन करना जिनके अंदर क्या होता है दोस्तों? जीवन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था दोस्तों? उसके बाद हमने देखा था सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वह किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। तो वह जो प्रयोग किया गया दोस्तों, वह किया गया है हमारे लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। अब देखिए दोस्तों, शब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद एक प्रसिद्ध ग्रीक दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल, जिन्हें अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है, लेकिन अगर आप उसका हिंदी करते हैं तो अरस्तु बोला जाते हैं। अरस्तु ने उनको दो समूहों में बांट दिया। अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो समूहों में बांट दिया। उन्होंने क्या कहा कि काम करते हैं कि इस जीव विज्ञान में एक तरफ जीवों को रख देते हैं तो एक तरफ पेड़ पौधों को रख देते हैं। इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? जीव विज्ञान को दो समूहों में विभाजित कर दिया। एक कर दिया दोस्तों जंतु समूह में, दूसरा कर दिया दोस्तों वनस्पति समूह में। और इस विभाजन की वजह से अरस्तु के लिए जीव विज्ञान का एवं जंतु विज्ञान का या प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है या उसका पिता कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को नोट करिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अरस्तु ने उसको विभाजित तो कर दिया। इसके बाद आए दोस्तों कार्ल लीनियस। कौन आया दोस्तों? कार्ल लीनियस ने क्या किया? अब देखिए, उसमें जो जीवों में कई प्रकार के जीव हुआ करते हैं, जैसे कि दोस्तों उसमें कई प्रकार के जीव है, एक कोषीय भी है, बहुकोषीय भी है, कुछ जलीय भी है, उभयचर भी है। तो इस प्रकार जीवों का एक ही जगह का हो जाना, उस वजह से कार्ल लीनियस ने क्या किया? कार्ल लीनियस ने उनको जगत में बांट दिया। उनको कहाँ में बांट दिया दोस्तों? जगत में बांट दिया। उन्होंने क्या कहा? ये जंतु जगत है, ये पादप जगत है। ये क्या है दोस्तों? उन्होंने क्या कहा? ये जंतु जगत है और ये पादप जगत है। इसीलिए दोस्तों कार्ल लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। नोट करिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को कई बार पेपर में पूछा गया है कि कार्ल लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इस प्रश्न को नोट करिएगा। अब देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? जो हमने देखा दो भागों में बांट दिया, जंतु विज्ञान और वनस्पति। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जंतुओं का समूह, वनस्पति का समूह, दो विभागों में विभाजित किया। अब देखिए वनस्पति विज्ञान, इसके अंदर एक वनस्पति जो समूह वनस्पति जगत है उसके जो जनक कहा जाता है वह है दोस्तों थियोफ्रेस्टस।
कौन है दोस्तों? थ्रियोफ्रेस्टस हैं, क्योंकि इन्होंने वनस्पति को लेकर अपना अध्ययन किया, पेड़ पौधों को लेकर उन्होंने अपना अध्ययन किया, और ये थ्रियोफ्रेस्टस जो है दोस्तों वह अरस्तु के शिष्य हैं, वह अरस्तु के शिष्य हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों क्या? कार्ल लिनियस ने दो जगत में विभाजन किया, जंतु जगत में और पादप जगत में। क्या ने किया दोस्तों? जंतु जगत में किया और पादप जगत में किया, इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। और कार्ल लिनियस ने की जो पुस्तक है, कार्ल लिनियस की दोस्तों पुस्तक है, उस पुस्तक में इस बात का जिक्र मिलता है, और उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सिस्टम नेचुला। क्या है नाम? इस पुस्तक को नोट करिएगा, इस पुस्तक का नाम भी पेपर में पूछा जाता है। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों सिस्टम नेचुला और फिलोसफी बोटेनिका और स्पीसीज प्लेंटा। इन पुस्तकों के नाम आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों इन पुस्तक के नाम भी महत्वपूर्ण है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है किसके लिए? कार्ल लिनियस के लिए। इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसका जिक्र मिलता है दोस्तों सिस्टम नेचुला की जो पुस्तक है, जो कि कार्ल लिनियस की पुस्तक है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। अब देखिए दोस्तों, कार्ल लिनियस के बाद मैंने आपको बताया कार्ल लिनियस ने एक काम और किया था। मैंने आपको क्या बताया कि अरस्तु ने इनको जीव विज्ञान के लिए दो भागों में बांट दिया, जीवों का समूह और वनस्पति का समूह। यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन फिर कार्ल लिनियस ने क्या कहा? उन्होंने भी तो सोचा यार कि जीवों को आपने जो समूह बना दिया, उसमें कई प्रकार के जीव होते हैं। क्या होते हैं? उसमें कई प्रकार के जीव होते हैं, जैसे कि कुछ उसमें एक जलीय भी होते हैं, कुछ उसमें आपके अलग अलग कुटुंब के भी होते हैं, अलग अलग परिवार के होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं। तब इस बात को लेकर कार्ल लिनियस ने अपनी द्विनाम पद्धति प्रणाली के द्वारा इनको इनके वंशानुक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित किया। वो हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए, ये जो आपका है दोस्तों, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिएगा, इसको नोट करिएगा, नोट बनाते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों विज्ञान में, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, एनटीपीसी के लेवल से, आरआरबी के लेवल पे, ग्रुप डी के लेवल पे और व्यापम के सभी एग्जाम के लेवल पे हम यहाँ पर विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्ल लिनियस ने जो इसको बांटा है वह किस प्रकार से बांटा है? कल मैंने आपको बताया दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे आर एच व्हिटेकर के बारे में, मैंने बताया था। लेकिन क्या है दोस्तों, आर एच व्हिटेकर के द्वारा पढ़ने के लिए मैंने सोचा एक बार चलो आपको कार्ल लिनियस के अनुसार जो वंशानुक्रम में इसको बांटा गया है, वंश जाति के अनुसार इसको बांटा गया है, कुटुंब में बांटा गया है, जरा हम उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर एच व्हिटेकर के द्वारा जिन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा है। ठीक है दोस्तों, जिसको मैं रफ करता हूं दोस्तों। क्या दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कार्ल लिनियस को लेकर। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे लिख दिया था ताकि आपको नोट्स बनाने में आपको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, स्पष्ट आपको दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के व्यवस्थित करके बता दिया। और इसको आप नोट करिएगा और बिंदास इसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो आपके जो हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं दोस्तों, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। वो आपका माइंड का सबसे बड़ा सेटअप होता है, क्योंकि एक तो आप उसको पढ़ते हैं, पढ़ के लिखते हैं, तो उसमें आपके माइंड में सेट होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया क्या? कार्ल लिनियस के द्वारा, कार्ल लिनियस। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कार्ल लिनियस का जो वर्गीकरण है। कार्ल लिनियस ने किस तरीके से जो वर्गीकरण किया है, किस तरीके से जो उन्होंने क्लास दिया है, वर्ग दिया है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो कार्ल लिनियस ने दोस्तों सन 1753 में 2 जगत में बांटा। एक तो बांटा दोस्तों जंतु जगत में, दूसरा बांटा दोस्तों पादप जगत में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जंतु जगत में तो बांटा, पादप जगत में भी बांटा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक वर्ग के ऊपर उन्होंने कुछ चीज का निर्धारण किया, वह क्लास दिया, एक वर्ग दिया। वह क्लास क्या दिया दोस्तों? उन्होंने सबसे पहले तो दिया दोस्तों उन्होंने जाति, फिर दिया दोस्तों उन्होंने जीन्स, फिर दिया दोस्तों उन्होंने कुटुंब, फिर दिया दोस्तों उन्होंने एक ऑर्डर, फिर दिया दोस्तों उन्होंने एक वर्ग, फिर दिया दोस्तों उन्होंने एक फाइलम या डिवीजन, फिर दिया दोस्तों उन्होंने क्या? किंगडम।
किंगडम, जिसे बोलते हैं दोस्तों साम्राज्य। क्या दिया दोस्तों? किंगडम दिया या साम्राज्य दिया। देखिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कार्ल लीनियस के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, और इसी वर्गीकरण की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? वर्गीकी का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपर में, याद रखिएगा। कार्ल लीनियस ने सन 1753 में वर्गीकरण किया। उन्होंने दो जगत में इसको विभाजन किया, पादप जगत में और दूसरा दोस्तों जंतु जगत में। और इसी विभाजन की वजह से कार्ल लीनियस के लिए क्या कहा गया दोस्तों? वर्गीकी का जनक कहा जाता है या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में से वर्गीकी का पिता भी या जनक कहा जाता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए इन्होंने इस तरीके का इसका सर्किल दिया, इसका ऑर्डर दिया। क्या दिया? इन्होंने कहा दोस्तों किसी भी व्यक्ति या जानवर की जीवन की, जिसके अंदर जीवन होता है, किसी भी जीव की कोई जाति होती है, उसके कोई जीन्स होते हैं, फिर उसका कुटुंब होता है, फिर उसका ऑर्डर होता है, फिर उसका वर्ग होता है, फिर उसको डिवीजन होती है, फिर उसका क्या होता है? किंगडम होता है, उसका एक साम्राज्य होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या दोस्तों? किंगडम लिखा हुआ है दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको, किंगडम लिखा हुआ है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, किंगडम। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम इसको बताते हैं क्या हुआ दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया? एक मनुष्य का एक नाम, देखो मैं आपको एक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम देता हूं। इन्होंने वैज्ञानिक नाम भी दिए। इन्होंने, कार्ल लीनियस ने कई जानवरों के, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम दिए और उसी के आधार पर उन्होंने क्या निकाला? उसका ये क्रम निकाला। कार्ल लीनियस ने क्या कहा? कार्ल लीनियस ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति होता है, अगर कोई जानवर है, तो या तो उसकी कोई जाति होगी, या तो उस जानवर की जाति होगी, जाति होगी तो उसके जीन्स भी होंगे, और अगर उसके जीन्स हैं तो उसका कुटुंब भी होगा, और अगर उसका कुटुंब है तो उसका कुटुंब का जो क्रम है, किस तरीके से वह बढ़ रहा है, उसका कोई ऑर्डर भी होगा। और अगर ऑर्डर होगा तो वह कई वर्गों में बटा होगा, वह कई वर्गों में बटा होगा। और अगर उसके वर्गों में बटा है तो वह कई डिवीजन में भी होगा। और अगर डिवीजन है अगर उसके उस साम्राज्य का, उस प्रजाति का, तो उसका एक अपना साम्राज्य भी होगा। क्या होगा दोस्तों? उसका एक अपना साम्राज्य भी होगा। अगर हम अपनी भाषा में देखें, जैसे कि कोई जाति है, किसी व्यक्ति की कोई जाति, कोई वंश है, मान के चलो कोई व्यक्ति किसी वंश का है, ठीक है, मान के चलो कोई व्यक्ति किसी भी वंश का है, उस वंश से उसकी जाति का निर्धारण होता है। उसकी जाति किस जीन्स से है, किस गुणसूत्र से है, उससे उसका निर्धारण होता है। अगर उसका गुणसूत्र है तो इसका मतलब क्या है? वह गुणसूत्र कहां से आया? उसके कुटुंब से आया। कहां से आया? उसके कुटुंब या परिवार से आया। और कुटुंब या परिवार से अगर आया है तो उसका यह क्रम निरंतर कई वर्षों से चल रहा होगा। अगर कुटुंब से आया है तो वह कुटुंब कब बना? इसका मतलब क्या है? उसका जो क्रम है वह उसका बहुत समय से चला आ रहा होगा। और अगर उसका क्रम आ रहा है तो उसका कोई वर्ग भी होगा, उस व्यक्ति का कोई वर्ग भी होगा। उस वर्ग के आधार पर उसका निर्धारण किया गया। अगर उसका वर्ग है तो उसकी कोई डिवीजन भी होगी, और अगर डिवीजन है तो इसका कोई साम्राज्य भी होगा। इस तरीके से कार्ल लीनियस ने इस क्लास को डिस्क्राइब किया दोस्तों। और यह क्रम इसी के ज्यों का त्यों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए आपको यह क्रम पूरा का पूरा इसी क्रम में याद करना है। सबसे पहले आता है जाति, फिर आता है दोस्तों जीन्स, फिर आता है कुटुंब या परिवार, फिर आता है दोस्तों ऑर्डर मतलब क्रम, फिर आता है दोस्तों वर्ग मतलब क्लास, फिर आता है दोस्तों फाइलम या डिवीजन, फिर आता है दोस्तों लास्ट में किंगडम। किंगडम मतलब होता है दोस्तों साम्राज्य। इस प्रकार कार्ल लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया। और ये डिस्क्राइब शुरू कब किया था? क्या किया दोस्तों इन्होंने? सर्वप्रथम में हम आपको ये बात बता, इसको रफ करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम है जो कि कार्ल लीनियस के द्वारा दिए गए थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मनुष्य को लेकर दिया गया। मनुष्य को कहा जाता है दोस्तों होमो सेपियंस। क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। फिर दोस्तों कहा जाता है गाय के लिए कहा, इसको दोस्तों लिन भी कहा जाता है, लिन। बोस इंडिकस।
इन्होंने फिर मेंढक का नाम भी दिया, क्या कहा इन्होंने? राना टिगरीना। राना टिगरीना। मनुष्य, गाय, मेंढक, फिर दिया उन्होंने काय का दोस्तों? आम का। मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका, आम का हो गया। फिर दिया उन्होंने दोस्तों चीता, पैंथेरा टाइग्रेस। पैंथेरा टाइग्रेस चीता का दिया। कुत्ता, डॉग, कुत्ते का क्या दिया दोस्तों उन्होंने? कैनस फैमिलियस। फैमिलियस। फिर दिया दोस्तों उन्होंने बिल्ली का भी एक नाम दिया। बिल्ली का नाम क्या दिया दोस्तों उन्होंने? थैलिस, थैलिस डोमेस्टिका। देखिए दोस्तों, ये जो नाम दिए हैं दोस्तों, यह नाम परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको हर पेपर में एक वैज्ञानिक नाम देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आप इसको ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये वैज्ञानिक के नाम है जो कि मतलब किसी भी जानवर को या किसी भी वस्तु को उन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया और यह परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। और ये जो वैज्ञानिक नाम दिए हैं, ये दिए हैं दोस्तों कार्ल लिनियस ने। किसने दिया दोस्तों? कार्ल लिनियस ने दिया है। कार्ल लिनियस ने क्या कहा और उसी के आधार पर उन्होंने ये क्रम दिया दोस्तों। क्या दिया? यह क्रम दिया है। और यह क्रम का निर्धारण कैसे किया? सबसे पहला वैज्ञानिक नाम जो दिया उन्होंने, वह दिया दोस्तों मनुष्य का। किसका दिया दोस्तों? मनुष्य का सबसे पहला नाम दिया उन्होंने। मनुष्य को क्या कहा? होमो सेपियंस लिन। क्या कहा दोस्तों? होमो सेपियंस लिन कहा। जो नाम दिया गया दोस्तों कार्ल लिनियस के द्वारा। इन्होंने क्या कहा? ये जो होमो है ये उसका वंश है। क्या है? होमो नाम है जो, वह उसका वंश है। और जो सेपियंस है दोस्तों, वह उसका क्या है? वह उसकी जाति है। क्या कहा कार्ल लिनियस ने? उन्होंने मनुष्य का नाम क्या दिया? वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन, जिसमें उन्होंने होमो को जो नाम दिया उसे क्या कहा कि होमो उस व्यक्ति का वंश है और सेपियंस जो है उस व्यक्ति की जाति है। और ये जो लिन है दोस्तों, यह कार्ल लिनियस का छोटा नाम है, मतलब संक्षिप्त नाम है। कार्ल लिनियस ने अपने छोटे नाम को उसमें ऐड कर दिया संक्षिप्त रूप में, जिसे लिन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? होमो उस व्यक्ति का वंश है, सेपियंस उस व्यक्ति की जाति है और जो लिन है वह उसका वैज्ञानिक नाम है। किसके द्वारा दिया गया? लिनियस के द्वारा। और इसी प्रकार उन्होंने गाय का क्या बोला है? बोस इंडिकस। क्या कहा दोस्तों? बोस इंडिकस। मेंढक का कहा दोस्तों राना टिगरीना। आम का किया दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका। चीता का है दोस्तों पैंथेरा टाइग्रेस। कुत्ते का है दोस्तों कैनिस फैमिलियस। और बिल्ली का है दोस्तों फैमिलिस और डोमेस्टिका। क्या है दोस्तों बिल्ली का? फैमिलिस डोमेस्टिका। यह नाम दिए गए हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह उनका क्रम है। तो इसी के आधार पर उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उस व्यक्ति की जाति होती है। अगर उसकी जाति है तो उसके जीन्स होंगे, उसके गुणसूत्र होंगे। अगर उसके गुणसूत्र हैं तो उसका कोई परिवार होगा, उसका कोई कुटुंब होगा। अगर उसका परिवार है तो यह क्रम कई वर्षों से निरंतर चलता आ रहा होगा, जिसे क्या नाम दिया दोस्तों? ऑर्डर। अगर इसका कोई ऑर्डर या क्रम अगर चल रहा है तो इसका कोई वर्ग होगा, इसका कोई क्लास होगा। वर्ग अगर है तो इसकी कोई डिवीजन होगी, और अगर डिवीजन है तो इसका अपना कोई एक साम्राज्य होगा। यह बात किसके द्वारा कही गई दोस्तों? कार्ल लिनियस के द्वारा कही गई है। तो आप दोस्तों मैं यहाँ पे क्या हो जाता है? कार्ल लिनियस के द्वारा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। ये इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा। कार्ल लिनियस ने सन 1753 में इसको दो जगत में बांटा। कौन से जगत में बांटा दोस्तों? इसे बांटा था उन्होंने जंतु जगत में और दूसरा बांटा दोस्तों पादप जगत में। इन्होंने इसको वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, या वर्गीकी का जनक कहा जाता है, या जन्मदाता कहा जाता है,
और उन्होंने इस क्लास के बारे में इसको डिस्क्राइब किया, इसके वैज्ञानिक नाम दिए। कौन कौन से नाम दिए? मनुष्य का दिया, गाय का दिया, मेंढक का दिया, आम का दिया, चीता का, कुत्ता, बिल्ली, इन्होंने हर प्रकार के जानवर का दिया। लेकिन ये वो है जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आर.एच. व्हिटेकर के बारे में, जिन्होंने जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया: मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक और पादप और जंतु। ठीक है दोस्तों, तो इसको रफ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों काय में आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट व्हिटेकर के लिए, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अलग जीवों को अलग अलग विभागों में बांट दिया, अलग अलग वर्गों में बांट दिया। आर.एच. व्हिटेकर या रॉबर्ट व्हिटेकर, इनका नाम दोस्तों रॉबर्ट भी है और इन्हीं का शॉर्ट नेम आर.एच. व्हिटेकर है। अब देखिए दोस्तों, रॉबर्ट व्हिटेकर ने क्या किया, जो जीव विज्ञान में जीवों के लिए, जीव विज्ञान में जीवों के लिए 5 भागों में, 5 वर्गों में, 5 जगत में विभाजित किया। क्या दोस्तों? जीवों को 5 जगत में विभाजन किया, विभाजन किया। देखिए दोस्तों, आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में या 5 वर्गों में विभाजित किया, इनको जगत कहा जाता है। 5 जगत में विभाजन किया दोस्तों। पहला था दोस्तों इनका मोनेरा, मोनेरा। दूसरा था दोस्तों इनका प्रोटेस्टा। तीसरा था दोस्तों इनका कवक। चौथा था दोस्तों इनका पादप। तो 5वां दोस्तों इनका जंतु। इसका अंग्रेजी नाम दोस्तों यहाँ पर मोनेरा, इसको अंग्रेजी में भी मोनेरा ही कहते हैं, मोनेरा कहते हैं। इन्हें प्रोटेस्टा ही कहते हैं, इन्हें फंजाई कहते हैं, इन्हें प्लांटी कहते हैं, इन्हें प्लांटी कहते हैं और इन्हें एनिमिला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनिमिला कहते हैं। ये इनके अंग्रेजी नाम होते हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप, जंतु। अब देखिए इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो क्या किया गया, यहाँ पर आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन जब मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा, कोशिका पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इनके बीच में अंतर भी बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। लेकिन यहाँ पर अगर वर्गीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर उस शब्द का जिक्र किया जाएगा, तो हम जरा आपको बता देते हैं। ऐसे जीव जो एक कोषीय होते हैं, ऐसे जीव जो एक कोषीय होते हैं, जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता, जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता, ऐसे जो जीव होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो एक कोषीय होते हैं, जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती, ऐसे जो जीव होते हैं दोस्तों वह क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। दूसरा है दोस्तों यूकैरियोटिक, ऐसे जीव जो बहुकोषीय होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, जिनके अंदर केंद्रक होता है, ऐसे जो जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है दोस्तों? डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझने के लिए आपको बता दिया। अब देखिए, इन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने जो जगत में बांटा जीवों को 5 जगत में, तो पहला है दोस्तों हमारा मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव एक कोषीय, जलीय। देखिए इस तरीके के जो जीव होते हैं, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है। ये मैं आपको याद करने के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको याद करने के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के आपको किताब में नहीं मिलेंगे। किताब की भाषा आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में सेट करने के लिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं
मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो एक कोषीय होते हैं, जलीय होते हैं, जिनके अंदर केंद्रक का अभाव होता है। ऐसे जो जीव होते हैं वह मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर कहा जाए जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इस तरीके के जो जीव हैं दोस्तों वह हमारे काय में आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया कौन से जगत के अंतर्गत आता है या कौन से किंगडम में आता है, तो काय में आता है दोस्तों, हमारा मोनेरा में आता है। जीवाणु है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, और ऐसे सभी जीव जो एक कोषीय होते हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता। जब मैं आपको जीवों का वर्गीकरण बताऊंगा तब मैं अभी आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अभी आर एच विटेकर के द्वारा जो 5 जगत में बांटा गया है, हम उसको यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। जो कौन से जीव होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं मोनेरा में, जो एक कोषीय होते हैं, जलीय भी होते हैं, और इनके अंदर केंद्रक का अभाव होता है। और कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अब हम दोस्तों इसके बाद अगला देखते हैं, प्रोटेस्टा। क्लियर करते हैं दोस्तों इसको। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रोटेस्टा कौन से जीव होते हैं। प्रोटेस्टा में दोस्तों वो जीव होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अब देखिए यूकैरियोटिक जीव मतलब बहुकोषीय भी आ सकते हैं इसमें, इनके अंदर केंद्रक भी हो सकता है। लेकिन अगर दोस्तों इनको कहा जाए तो इसमें दोस्तों स्वपोषी, इसके अंतर्गत स्वपोषी जीव होते हैं, परपोषी जीव होते हैं और मृतजीवी भी होते हैं। इसके अंतर्गत ये 3 प्रकार के जीव आते हैं दोस्तों, स्वपोषी जीव, परपोषी और मृतजीवी। अब देखिए स्वपोषी क्या है, आपके मन में आ रहा हो सर ये स्वपोषी क्या है। स्वपोषी जीव वो कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह क्या होते हैं दोस्तों, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। परपोषी कौन से होते हैं, परपोषी वो जीव होते हैं दोस्तों जो अपने भोजन के लिए दूसरों से प्राप्त करते हैं। भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो कौन से जीव कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों हमारे परपोषी जीव कहलाते हैं। तीसरा है दोस्तों हमारा मृतजीवी, ऐसे जीव जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर अगर मर जाता है और उसके लिए अगर आप कहीं फेंक के आ जाते हैं तो देखिए आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे से कीड़ हो जाते हैं। तो वह क्या है, वो जीव जो होते हैं वह क्या है, मृत जीवों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव कौन से कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। और जो भोजन के लिए दूसरों पर से प्राप्त करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, वह होते हैं परपोषी। और स्वपोषी कौन से होते हैं, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं वह हमारे कौन से होते हैं दोस्तों, प्रोटेस्टा प्रकार के जीव होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक जीव भी पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला है दोस्तों हमारा कवक, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों फंजाई। क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। अब देखिए फंजाई क्या होते हैं। फंगाई दोस्तों आपने देखा होगा, ये जो दाद होती है ना, आपको समझने के लिए ये भी वही होती है। और यह एक विषमपोषी होती है दोस्तों। कैसी होती है, यह एक विषमपोषी होती है। कैसी होती है, इसमें जो पाए जाते हैं वह विषमपोषी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रोटेस्टा में एक बात और दोस्तों, इसका जो उदाहरण है आपको बताना भूल गया। इसके दोस्तों जो उदाहरण होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, डाइलम, इस प्रकार के जो जीव होते हैं दोस्तों वह कौन से होते हैं, प्रोटेस्टा के होते हैं। अगला है दोस्तों हमारा विषमपोषी
विषमपोषी जीव होते हैं जो अपने किसी भी आहार को अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। उसी के अंदर बैठकर उसी से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। समझ रहे दोस्तों? जैसे कि आपने देखा होगा, अगर किसी के लिए कोई फंगस हो जाता है, अगर किसी के लिए फंगस हो जाता है तो वह वहीं के वहीं उसमें फैलने लगता है, वहीं के वहीं फैलने लगता है। इसका मतलब क्या है? वह वहीं से अपना आहार प्राप्त कर रहा है और उसी में अवशोषण कर रहा है। ठीक है, ऐसे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों कवक। जैसे कि दोस्तों इसमें आता है मशरूम। मशरूम के बाद दोस्तों अगर कहा जाए इसमें तो ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? जो कि आप खमीर बोलते हैं, खमीर, ईस्ट, जो कि ब्रेड में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ईस्ट कहा जाता है। आपने देखा ब्रेड फूलती है, ब्रेड अगर ज्यादा दिन तक रखी रहे तो उसमें फफूंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें ईस्ट होता है और इस वजह से उसमें कवक की मात्रा कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वह उसी में रहकर उसका अवशोषण करता रहता है। उसके अंदर क्या हो जाती है? कवक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से उसमें फफूंद दिखने लगती है। फफूंद ही एक प्रकार का कवक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है? इसमें कौन से जीव होते हैं? विषमपोषी जीव होते हैं जो अपने आहार को उसी में से अवशोषण करते रहते हैं। ऐसे कहलाते हैं दोस्तों हमारे कौन से? कवक प्रकार के जीव होते हैं। अगला दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों पादप। अगला कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों हम? अगला पढ़ेंगे दोस्तों हम पादप, प्लांटी। पादप कौन से जीव होते हैं? पादप कैसे जीव होते हैं? पादप वह होते हैं दोस्तों जिनके अंदर, जब एक तो ये भी दोस्तों यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं क्योंकि इनके अंदर केंद्रक होता है, बहुकोषीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, पादप कौन से होते हैं? क्योंकि अंदर यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि ये बहुकोषीय भी होते हैं और अगर कहा जाए तो इनके अंदर केंद्रक भी होता है। जब हम जंतु पादप और जंतु के बारे में और पादप के बारे में जब अंतर पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके अंदर, इनमें से हम पढ़ेंगे दोस्तों, तब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है और ये पर्ण रहित होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? पर्णरहित होते हैं, मतलब इनके अंदर पत्तियां होती हैं। क्या होती है दोस्तों? पत्तियां होती हैं। तभी तो इनके अंदर क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी एक महत्व, इनको तो देख लिया दोस्तों, यूकैरियोटिक जीव होते हैं और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब पर्णरहित होते हैं, क्योंकि जहां पर पत्ते होते हैं वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक जहां पाया जाता है वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि यह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है दोस्तों, यहां तो मैं आपको बता देता हूं, पादप के लिए 5 भागों में बांटा गया है। पादप जीव के लिए 5 भागों में बांटा गया है। एक तो है दोस्तों टेरिडोफाइटा, फिर है दोस्तों थैलोफाइटा, फिर है दोस्तों हमारा ब्रायोफाइटा, फिर है दोस्तों हमारा आवृत बीजी, फिर है दोस्तों हमारा अनावृत बीजी। देखिए दोस्तों, पादप प्लांटी को, पादप प्रकार की जो जगत है, इस जगत के लिए 5 भागों में बांटा गया है। कौन सा? टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। इसको भी हम दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। जब हम आपको वनस्पति, जब मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा बताने का काम था क्योंकि इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ था आर.एच. विटेकर के द्वारा। अगला है दोस्तों हमारा जंतु, जिसे एनिमला बोलते हैं। जंतु कौन से होते हैं? ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि दोस्तों यूकैरियोटिक जैसे हम हैं, आप हैं, क्या है, जंतुओं में हमारी गिनती होती है, एनिमला में गिनती हमारी होती है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, एक तो बहुकोषीय होता है, तो प्रोकैरियोटिक की शर्त यहीं पे खत्म हो जाती है। बहुकोषीय होते हैं, बहुकोषीय के साथ साथ दोस्तों एक कोषीय होते हैं। ठीक है, मतलब एक कोषीय नहीं तो कशेरुकी और अकशेरुकी होते हैं। कशेरुकी
कशेरुकी, अकशेरुकी जीव होते हैं। इस जगत के अंतर्गत कशेरुकी जीव होते हैं और अकशेरुकी जीव होते हैं। इसके बारे में भी दोस्तों हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िएगा, एक एक बात आपको यहाँ बताई जाएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर थोड़ा इसका विभाजन कर रहे हैं। जंतु जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? कशेरुकी, अकशेरुकी। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत मतलब क्या है? ये भी यूकैरियोटिक हैं, ये भी बहुकोषीय होते हैं। तो इनके अंदर कौन से आते हैं? इनको जो बांटा गया है कशेरुकी अकशेरुकी में, इसमें सरीसृप आते हैं, सितारा मछली आती है, ठीक है, और इस प्रकार से जो जेलीफिश आती है। इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उन्हें हम रखते हैं जंतु जगत के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हमने दोस्तों क्या देख लिया? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो जगत में विभाजन किया गया, हमने आज इसको देख लिया। इसके बाद दोस्तों कल से हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों कोशिकाएं, सेल। तो आज दोस्तों बने रहिएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी होती है आप कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में दोस्तों वीडियो शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो और उसके बगल में दोस्तों जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वह आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय भाभी।